नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हम अल्टरनेटिव सोर्स पे क्यों आए। देखो, अल्टरनेटिव सोर्स क्या होता है बताइए। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी जो हमारे अर्थ से नहीं निकाला गया है, मतलब वो एनर्जी जो अर्थ को खोद कर नहीं निकाला गया है, वो हमारे सब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। और इसी का नाम दिया जाता है, रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं और इसे नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं। किसी भी नाम से आपको आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपको सब ध्यान रखना है। समझ में आया? ओके, तो एक फॉसिल फ्यूल में हमारे पास ऐसा है न्यूक्लियर, ठीक है। न्यूक्लियर जो हमारे पास सोर्स है वो अल्टरनेटिव जो है वो हमारे फॉसिल फ्यूल में आएगा या अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा। तो यस, वो अर्थ से डग किया जाता है, खोद कर निकाला जाता है। तो जो हमारा यूरेनियम न्यूक्लियर होता है वो भी हमारा किस में आएगा, सोर्स फॉसिल फ्यूल में आएगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर देन वो भी एक ना एक दिन ख़त्म होना है उसको। ओके, तो इसलिए वो आएगा इसमें, फॉसिल फ्यूल में। तो एक बात तो ये हम आपसे पूछेंगे ही कि हमने नॉन कन्वेंशनल पे, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो नॉन कन्वेंशनल की तरफ क्यों शिफ्ट किए, नॉन कन्वेंशनल की तरफ क्यों शिफ्ट किए। तो साइंटिस्ट जो हमारे हैं उन्होंने दो चीज़ ऑब्जर्व किया, ठीक है। एक तो देखा कि जो फॉसिल फ्यूल और या फॉसिल फ्यूल हो या न्यूक्लियर हो, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल हो, वो दोनों अर्थ में क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है, अर्थ में लिमिटेड है। अब ये लिमिटेड है, दूसरा बताइए। और दूसरा मोस्ट कॉमन कि जो हमने पॉल्यूशन पढ़ते आ रहे हैं, अनडिजायरेबल इफेक्ट, अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का बिल्कुल बुरा प्रभाव देखा जा रहा था, देखा जा रहा था, क्या है, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में। तो वो चाहे फॉसिल फ्यूल हो या न्यूक्लियर हो। भाई न्यूक्लियर चलो हमारे एयर को पोल्यूशन नहीं करता है, लेकिन उससे रेडियो एक्टिव वेस्ट तो निकलता ही है, वो तो और ख़तरनाक हमारे लिए होता है। ओके, तो हमें दोनों जो है, न्यूक्लियर हो या हमारे फॉसिल फ्यूल हो, दोनों हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन अनडिजायरेबल कर रहे थे, ठीक है। जो हमें ज़रूरत नहीं है वो भी हमारे लिए हो रहा था इस पोल्यूशन से। सो डेट्स वाई हमारे जीव जंतु के लिए खतरा था, और हमारे जीव जंतु नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेगा, तो फिर हम कहाँ से सरवाइव कर पाएंगे। सो डेट्स वाई। तो चलिए हम एक एक करके फिर हम पढ़ते हैं। तो जैसे यदि आपको अल्टरनेटिव सोर्स का मैं बोलूँ तो कौन कौन से अल्टरनेटिव सोर्स होगा हमारे पास। अल्टरनेटिव सोर्स है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब हमारा ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। पानी हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स है, ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है क्योंकि बरसात होना ही होना है, जो ये नेचुरल प्रोसेस है वो तो हम बंद नहीं कर सकते ना। तो बरसात होगी तो पानी हम डैम में जमा कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अल्टरनेटिव सोर्स है। विंड, हवा को भी हम नहीं ख़त्म कर सकते। ओके, सोलर एनर्जी है ही, बायोमास है, टाइडल एनर्जी है, ओशियनिक थर्मल एनर्जी है, समुद्र है। तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे लिए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रो। पहला हम टॉपिक देते हैं क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप डालिए, ठीक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैं यदि डायग्राम बनाऊँ तो इसका सिंपल डायग्राम होता है, एक इधर से ऊपर डैम बनाया जाता है, ठीक है, और इस डैम पे एक यहाँ पे क्या लगाया जाता है, यहाँ पे ये इधर, तो इसको हम बोलते हैं रिजर्वायर, ठीक है। रिजर्वायर, देखो रिजर्वायर जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है उस एरिया को बोलते हैं रिजर्वायर। अब इसको तालाब भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। RESCRVOIR, रिजर्वायर, ठीक है। तो ये रिजर्वायर, इधर पानी को जहाँ स्टोर किया जाता है वो से हम बोलते हैं रिजर्वायर। अब यहाँ पे डैम जो होता है, ये जिसके इस डैम उसे बोलते हैं जिस चीज़ से यहाँ पे पानी को रोका जाता है। यहाँ पे बैरेज बनाया जाता है, ठीक है, और या गेट बनाया जाता है इस तरह। ये जो डैम है इसको कंक्रीट वगैरह से, ये सब से मजबूत बनाया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डैम,
ठीक है, ये होता है हमारा डैम। और इसी में रहता है यहाँ पे डिफरेंट गेट लगा रहता है पानी को नीचे लाने के लिए। सिंपल, इसको पाइप स्ट्रोक के थ्रू पानी नीचे लाया जाता है। और यहाँ पे ये हमारा टरबाइन होता है। जिस तरह से टरबाइन यहाँ भी ऐसे इसमें ऐसे शेप के, ऐसे चम्मच टाइप के, अब देखो ना, ऐसे ये इसमें लगे रहते हैं। और इस पे पानी पड़ता है, पानी आता है तो इसको घुमा देता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से इसको पानी आता है और इसको घुमा देता है। अब ये हमारा हो गया क्या, फ्लोइंग वाटर पाइप, फ्लोइंग वाटर पाइप। ओके, और इसी ये जो शाफ्ट होता है जिस पे ये घूमता है, इस पे शाफ्ट लगा रहता है। यहाँ से शाफ्ट कनेक्टेड होता है, एक रॉड से कनेक्टेड होता है हमारा, कौन बताओ, यहाँ पे जनरेटर। ये हमारा आता है यहाँ जनरेटर, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी इधर हम पोल के थ्रू इधर ले जाएंगे, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी। और ये हो गया हमारा जनरेटर। ठीक है, ये हमारा जनरेटर हो गया। तो ये हो गया यहाँ पे हमारे। अब देखो यहाँ पे गियर बॉक्स वगैरह भी होता है, बट इतना आपको जाना नहीं है डीप में। आपको बस सिंपल कंस्ट्रक्शन याद रखना है कि एक रिजर्वायर होता है, एक डैम होता है, वहाँ पे डैम से उसको पानी को रोका जाता है। और पानी को रोकने के बाद फिर इसको पाइप के थ्रू, गेट को खोल के पाइप के थ्रू इसको नीचे लाया जाता है। इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इस प्रेशर के कारण इस पर फोर्स एग्जर्ट होता है। फोर्स एग्जर्ट होने से ये घूमता है, और ये घूमता है तो इसका शाफ्ट भी घूमता है। इसी शाफ्ट पे हम जनरेटर लगा देते हैं और जनरेटर घूमता है। तो फिर आप जानते हो इसका जनरेटर का वर्किंग तो पढ़ाया ही मैंने आपको। ठीक है, तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वाटर टरबाइन। वहाँ पे हमने स्टीम टरबाइन देखा था थर्मल पावर प्लांट में, ये हो गया टरबाइन। और इसका टरबाइन का अलग नाम होता है, बट मैं उतना आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आपके लेवल का नहीं है। ये सिंपल आप टरबाइन याद रखिएगा, वाटर टरबाइन। ओके, तो ये हो गया इसका। यहाँ पे डैम बनाया जाता है इस तरह से, डैम मतलब इसे दीवार टाइप का डैम बनाया जाता है इसको पानी रोकने के लिए। तो इसमें मेनली जो हमें याद रखना है कि कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ। तो देखो, ये जो फ्लोइंग वाटर होता है, ये फ्लोइंग वाटर यहाँ पे जो होता है, जब बरसात होती है तो वो पानी को क्या होता है, फ्लो होकर कहीं ना कहीं से आता है कहीं से यहाँ पे जमा हुआ। और उसको जमा होने के बाद फिर उसको हम, मतलब जब वो फ्लो हो रहा था उसमें कौन सा एनर्जी था, वेलोसिटी था। और जहाँ वेलोसिटी होता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। इसी काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या किया, इसको ऊंचा डैम बना के यहाँ पे हमने इसको स्टोर कर लिया। अब इसको मैंने स्टोर कर लिया यहाँ पे। तो अब ये आप जानते हो कि जब कोई चीज़ को आप स्टोर कर देते हो तो उसमें कौन सा, मतलब ये हाइट पे हो जाता है ना, अर्थ, ये अर्थ है हमारा। ठीक है, ये अर्थ हो गया। और यहाँ पे कोई आपने सामान यहाँ पे रख लिया, तो जैसे जैसे ऊपर अर्थ के ऊपर ले जाते हैं तो मतलब ये हम ऊपर हाइट पे ले जा रहे हैं। और जब हाइट का ऊपर ले जाते हैं तो कौन सा एनर्जी हम याद करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फॉर्मूला अपन ने पढ़ा होगा mgh। तो जो भी चीज़ उसको यदि आप हाइट के ऊपर ले जाओगे तो उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर होते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते जाएगा। तो यहाँ पे जो हम वाटर को ऊपर रख रहे हैं जमा करके, तो ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा एनर्जी हमने स्टोर कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी अभी है इसके अंदर। जैसे ही हमने गेट को खोला तो ये क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब ये वेलोसिटी से पाइप में प्रेशर के थ्रू फ्लो करता है। एक्चुअली पाइप में जो होता है ना वो प्रेशर के थ्रू फ्लो करता है। वेलोसिटी आप यहाँ पे समझाने के लिए हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं कि वेलोसिटी से फ्लो करता है, बट पाइप में जो पानी फ्लो करता है वो प्रेशर के कारण फ्लो करता है। और वही प्रेशर उसको पुश करता है तो आगे बढ़ता है, और फिर ये हाई प्रेशर इस पे आएगा और इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और इसको घुमा देगा। और इसको घूमने के बाद फिर ये घूमेगा और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो यहाँ क्या क्या हुआ, देखो, पानी जो बरसात हुआ है उस पानी के अंदर क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। उस काइनेटिक एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, स्टोर कर लिया। उसको हमने डैम बनाकर उसको एक जगह हाइट पे रख दिया, तो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इस पोटेंशियल एनर्जी को फिर हमने इसमें प्रेशर एनर्जी के थ्रू यहाँ पे आया और इसको किस में कन्वर्ट किया, इसमें किया मैकेनिकल एनर्जी में। क्योंकि मैकेनिकल का मतलब होता है फोर्स लगाना, जहाँ भी फोर्स लग रहा है वहाँ मैकेनिकल एनर्जी वर्क कर रहा है। तो ये इसको फोर्स लगाया और इसको घुमा दिया। अब ये घूमने से ये मैकेनिकल एनर्जी फिर इस किस में कन्वर्ट कर दिया, ड्यू टू जनरेटर इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन यदि आता है तो आप इसको जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सिंपल कंस्ट्रक्शन था। चलिए अब फिर इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट हो रहा है, फिर हम इसका यूज करते हैं।
तो ये तो हो गया, हमने देख लिया। अब इसका हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है इसका। ओके, तो यदि आपको देखो एक मैं यहाँ बता दूँ, यदि आपको ये आता है कि हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो आपको डायरेक्ट ये लास्ट वाला याद रखना है और फाइनल वाला याद रखना है। तो मतलब जो शुरू में आपने क्या दिया इसको पोटेंशियल एनर्जी, और ये कन्वर्ट किस में हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, इससे आपको नहीं ध्यान रखना है। यदि आता है ऐसा तो ठीक है, तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम इसके एडवांटेज पहले देखते हैं। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज की डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो एडवांटेज जो इसका सबसे फर्स्ट जो एडवांटेज है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो वाटर के थ्रू हो जाता है। सो डज नॉट प्रोड्यूस एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कोई भी डू नॉट एनवायरमेंट, ईपी अब मैं कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, ईपी एनवायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है, ये एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं करता है। दूसरा एडवांटेज है कि ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो और ये इट विल नेवर एग्जॉस्टेड, मतलब ये खत्म होने का हमारे पास डर नहीं है, नेवर गेट एग्जॉस्टेड। थर्ड की बात करें तो इसके जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो रिवर है वो हमारे फ्लड को भी कंट्रोल करता है और इरिगेशन को, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, हम यदि हम पानी को स्टोर करते नहीं, यहाँ पे नहीं करते तो ये पानी कहाँ चला जाता, मतलब कहीं ना कहीं किसी एरिया को क्षति करता। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जब भी एक्स्ट्रा अमाउंट पानी कहीं हो जाता है तो उसको हम इस डैम में जमा कर लेते हैं, और फिर यदि टाइम टू टाइम हमें ज़रूरत पड़ता है तो इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है कि हम इस पानी को एक बार जमा कर लिया, जब किसान को ज़रूरत पड़ा तो हम इस पानी को आगे नदी में भेज भी देते हैं, डैम को खोल के जब ज़्यादा हो जाता है तो, ठीक है, और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेते हैं। या इसी में देखो कि यदि आप इस पानी को नीचे गिराया और उसके बाद इसमें मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो गया और ये टरबाइन घूम गया, इसके बाद ये पानी जाता कहाँ है, ये वापस थोड़े ना ऊपर जाता है, वापस ऊपर नहीं जाता है, फिर इस पानी को हम इरिगेशन में यूज ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक ही काम से दो, बोलते हैं ना, एक पंथ दो कार्य। तो इसमें हमने सिर्फ इसमें एक बार पानी स्टोर किया, ये ऐसे भी पानी बर्बाद हो जाता, कहीं ना कहीं चला जाता, और किसी को यदि एक्स्ट्रा हो जाता तो वहाँ फ्लड आने का चांस था, लेकिन हमने इसको स्टोर कर दिया। और अब इसका क्या कर दिया हमने, हमने इसको पोटेंशियल एनर्जी देके इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लिया, हम अपने किसान भाइयों को भी दे दिए, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। ये पानी कहीं ना कहीं तो बाहर आएगा, क्योंकि इधर से कंटिन्यू पानी आएगा, ये बाहर निकलेगा, और ये बाहर निकल के हमने इसको चैनल के थ्रू आगे सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए दे देते हैं, ठीक है। अब चाहो तो देखो, फिर इससे यदि हम ये कोशिश करें कि ये वाली जो पानी है इसको दोबारा हम मोटर लगा के इसको ऊपर की ओर चढ़ा दें, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर इंसान क्या चाहता है कि हम काम वही करें जिसमें हमें एडवांटेज ज़्यादा हो। भाई अब तुम सोचो, इसको मोटर को चलाने के लिए तुम कितनी हाई पावर का मोटर यहाँ पे ज़रूरत होगा, कितनी बिजली कंज्यूम होगा इसको ऊपर की ओर चढ़ाने में। इसलिए हम इसको दोबारा ऐसे कंटिन्यू नहीं करते हैं, इसमें समझ में आया, क्योंकि हमें इसको चढ़ाने में जितना मतलब खर्च ज़्यादा हो जाएगा जितना कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगा, ठीक है। जो इसमें हाइड्रो पावर प्लांट होता है इसमें ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी मेगावाट में कम ही मेगावाट में बनता है, थर्मल पावर प्लांट की तरह नहीं होता है कि 4500-4600 मेगावाट का यहाँ पे क्रिएट होता है। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे भी कम जनरेट करा है, ऊपर से इस पे और इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर दो इसके पानी को ख़त्म यहाँ पे चढ़ाने में, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। हम इनपुट ज़्यादा दे देंगे, आउटपुट हमें कम आएगा, तो हमारी इफिशियंसी और कम हो जाएगा। ओके, सो इसलिए हम इस पानी को इरिगेशन के लिए दे देते हैं सिंपली। ओके, ये तो हो गया देखो एडवांटेज। अब हम इसके डिसएडवांटेज बात कर लेते हैं। देखो, जो मैं लिख कम रहा हूँ ना, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं समझा ज़्यादा रहा हूँ, और लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करूँगा जब मैं नोट्स दूंगा ही तो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है कि आपको नोट्स मिलेगा, आपको लिखने का टेंशन नहीं है। तो मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो सबसे फर्स्ट जो डिसएडवांटेज यही है कि हमारा जो लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि डैम जहाँ बनाते हैं तो पता है, डैम जहाँ बनाते हैं वहाँ पे लार्ज एरिया ऑक्यूपाइड, जहाँ पे डैम होता है ना, एक तो जो डैम है वो ज़मीन लेगा, उसके फिर आसपास में जहाँ जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे बसे होते हैं उनको हटाना पड़ता है,
क्योंकि हम इनके आसपास में 4-5 किलोमीटर के दायरे में हम इनको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी हमारा डैम टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सरकार जहाँ पे डैम होता है वहाँ के जो आसपास की एरिया होता है उसको खाली कराना पड़ता है, या वहाँ पे खेती नहीं करने का अनुमति होता है। तो मतलब इसमें लार्ज एरिया जो हमारा है ज़मीन का वो चला जाता है, एग्रीकल्चर लैंड को इसमें चला जाता है। और इसके कारण हमारे जो फ्लोरा फोना है, जो हमारे प्लांट और जो एनिमल्स हैं वो, और खासकर और इसमें ह्यूमन सेटलमेंट भी आता है, जो विलेजेज हैं ये क्या होते हैं हमारे यहाँ से हटा दिया जाता है। ओके, मतलब अपने सेफ्टी के लिए। लेकिन फिर भी यदि डैम टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रॉय करता ही, हमारे पास में जो कितने भी दूर लेकर चले जाओगे तो वहाँ जो आसपास के गांव होंगे उनको तो डिस्ट्रैक्शन करता ही करता है। ठीक है, डैम को टूट जाने के बाद। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि यदि डैम किसी कारण बस टूट जाता है या ओवरफ्लो कर जाता है तो हमें नुकसान पहुँचाता है। तो ये हो गया एक तरह से कि हमारे पीपल्स को वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देखना पड़ता है। और इसमें जो होता है लार्ज इकोसिस्टम जो होता है वो हमारा डिस्ट्रॉय होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो यहाँ पे रिजर्वायर है वो हमेशा सबमर्ज होता है, पानी से भरा रहता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो है वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। इकोलॉजिकल जो हमारा बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब आपने डैम क्रिएट किया, ठीक है, और मान लो कि फ्लड नहीं आया, ठीक है, सो जो सॉइल होगा, जो डाउन स्ट्रीम में यहाँ सॉइल होगा, नीचे जो हमारा मिट्टी होगा वो क्या हो जाएगा, सॉइल क्या हो जाएगा, हम सॉइल जो हमारा हो जाएगा वो फर्टिलिटी इसका कम जाएगा, फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। सो डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन डाउन स्ट्रीम एंड एरिया। फाइनली जो क्रॉप होगा वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा तो यहाँ के जो मिट्टी हैं उनकी फर्टिलिटी को घटा देगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है वो जो इनिशियली है वो इसमें डिफ़िकल्ट होता है। कंस्ट्रक्शन डैम करने में इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल क्रॉप हो गया, जो वेजिटेबल क्रॉप्स हमारे जो ये सब ये पानी के अंदर यहाँ पे जो आसपास में होते हैं वो यहाँ पे यदि वो सड़ते हैं, ठीक है, तो हमें पता है उनके सड़ने से क्या होगा, मीथेन गैस CH4 हमारा मार्सी गैस निकालेगा। ठीक है, जो कि हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये खतरनाक है, ठीक है, हार्मफुल है, वो भी है। ठीक है, ये सब हमारे कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं जो कि हमें इसमें ध्यान रखना होगा। यदि आता है तो हमें इसको लिखना होगा। ओके, सो चलिए इसमें हमने डिस्कस किया एडवांटेज डिसएडवांटेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट किया जाता है। तो ये एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर एक और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, विंड एनर्जी। क्या पढ़ेंगे हम? विंड एनर्जी। तब तक ध्यान रखिए अपना और देखते रहिए डी डायनेमिक एजुकेशन। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए।